कॉर्पोरेट कनेक्शन की, जहां आज बात होने वाली है महिंद्रा लाइफस्पेस के सीएमडी अरविंद सुब्रमण्यम से। हम कंपनी की विस्तार योजना, ब्याज दरों में बढ़ोतरी के असर और सेक्टर के आउटलुक पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले कंपनी के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। महिंद्रा लाइफस्पेस जो है वो महिंद्रा ग्रुप की रियल एस्टेट और इंफ्रा कंपनी है। कंपनी ने 3 करोड़ स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। 5000 एकड़ तक जो है इससे ज़्यादा ज़मीन पर डेवलपमेंट जारी है इनका, और वित्त वर्ष 2025 तक कंपनी 2500 करोड़ रुपए की बिक्री का लक्ष्य रख चुकी है। मिस्टर अरविंद सुब्रमण्यम हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले आपका जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है हाल ही में, जिसका नाम है महिंद्रा नॉस्टैल्जिया, ये प्रोजेक्ट जो है डोमेस्टिक जो है कस्टमर्स को भी केटर कर रहा है, इंटरनेशनल कस्टमर्स को भी कर रहा है। क्या डिटेल्स इसके बारे में आप शेयर कर सकते हैं फिलहाल हमारे व्यूअर्स के साथ? नमस्कार आपको और ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को। ये जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च की पिछले हफ्ते पुणे की पिंपरी लोकेशन में, महिंद्रा नॉस्टैल्जिया के नाम से प्रोजेक्ट है। इसमें हमने पुणे का फर्स्ट बायोफिलिक होम्स बनाया है। और बायोफिलिया का मतलब ये है कि नेचर से जुड़ी हुई जो हमारी मेमोरीज है, बचपन की मेमोरीज, उसे जागरूक करती है बायोफिलिक होम्स। तो ये प्रोडक्ट है और काफी अच्छी अर्ली रिस्पॉन्स आई है उसकी। करेक्ट। मिस्टर सुब्रमण्यम, इस समय जो सिनेरियो पूरा बन रहा है इकोनॉमी का, धीरे धीरे रेट हाइक्स हो रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, क्योंकि डिमांड जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा है? कॉस्ट पे 2 किस्म की प्रेशर्स अभी आ रही है। पिछले 12 से 18 महीने को देखें तो इनपुट कॉस्ट, कमोडिटी कॉस्ट की जो इन्फ्लेशन रही है वो रिकॉर्ड इन्फ्लेशन रही है। और अभी जो रिसेंटली इंटरेस्ट रेट्स, जो बैंक रेट की हाइक हुई है, वो उस पे और अपने कॉस्ट पे प्रभावित होती है। इन दोनों को नज़र में रखें तो हमारे अनुमान से अगले 2-3 क्वार्टर तक रियल एस्टेट की प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। हमारी डिसिप्लिन रही है महिंद्रा लाइफस्पेसेस में कि हर क्वार्टर हम 1.5 से 2% अक्रॉस द पोर्टफोलियो हम प्राइस बढ़ाते हैं। ये इन्फ्लेशनरी सिनारियो और इंटरेस्ट रेट की हाइक के सिनारियो में ये 1.5 to 2% से बढ़कर शायद 3% तक भी हो सकती है क्वार्टरली प्राइस हाइक हमारे लिए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये मिड टू लॉन्ग टर्म में ये एक सॉलिडिटी देगी इंडस्ट्री को। जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है, जिनका बैलेंस शीट में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, वो प्लेयर्स इस दौरान ज़्यादा मार्केट शेयर गेन करेंगे। करेक्ट। मिस्टर सुब्रमण्यम, आपने अभी कुछ समय पहले ही पुणे का जो सबर्ब है पिंपरी, वहां पर एक करीब 11.5 एकड़ का लैंड एक्वायर किया है। किस तरह का डेवलपमेंट पोटेंशियल आप देखते हैं, किस तरह की वैल्यू अनलॉक हो सकती है, अगर वो कुछ डिटेल्स आप बता सके? तो अगर हम देखेंगे पिछले साल के स्टार्ट से, अप्रैल 2021 के स्टार्ट से देखेंगे तो लगभग हमने 5,500 करोड़ की ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू के हिसाब से जो मेजर करते हैं उतनी हमने खरीदी है अपनी रेजिडेंशियल बिजनेस के लिए। ये जो रिसेंटली अप्रैल में हमने खरीदी वो लगभग 1700 करोड़ की सेल्स पोटेंशियल रखती है वो लैंड, 11 एकड़ की लैंड पार्सल। ओके, 1700 करोड़ तक का यहाँ पोटेंशियल दिखाई देता है। साथ ही साथ कुछ और जो रिपोर्ट्स अभी सामने आई हैं उसके हिसाब से जो लैंड डील्स हैं वो आने वाले 1 साल में दोगुनी हो सकती हैं, इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। आपके क्या प्लान्स हैं आने वाले समय में और नए लैंड ज़मीन खरीदने के? किस किस तरह के रीजन्स पर आप इस समय फोकस कर रहे हैं? बिल्कुल, लैंड परचेज में काफी तेजी आई है पिछले 6-9 महीने तक, 6-9 महीने से। हमारी रेजिडेंशियल बिजनेस 3 सिटीज पे फोकस्ड है, मुंबई, पुणे और बेंगलोर। तो ये 3 मार्केट में हम एक्टिवली लैंड डील्स नेगोशिएट कर रहे हैं और आने वाले क्वार्टर्स में भी हम उम्मीद रखते हैं कि काफी डील्स क्लोज होंगी।
करेक्ट। मिस्टर सुब्रमण्यम, आपकी कंपनी ने अभी हाल ही में कुछ समय पहले प्राइस हाइक भी लिया है। जो डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से करीब 4 से 14% तक प्राइस इंक्रीज किए हैं आपने सभी प्रोजेक्ट्स में। आपको लगता है ये लंबे समय तक जारी रह पाएगा या प्राइसेस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले सीजन्स को ध्यान में रखते हुए? बिल्कुल, जैसे आपने कहा, सीजनली जो सेकंड क्वार्टर रहती है फाइनेंशियल ईयर की, वो मानसून की वजह से और बाकी कई वजह से स्लो क्वार्टर मानी जाती है। लेकिन जो हमने देखा है फर्स्ट क्वार्टर की जो पेस बढ़ी हुई है, उससे हम ये अनुमान करते हैं कि सेकंड क्वार्टर में भी पिछले साल से अच्छी सेल्स होगी, इंडस्ट्री के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि जो मोमेंटम बनी है वो बढ़ती दिख रही है, घटती नहीं दिख रही है। करेक्ट। कुछ चैलेंजेस की बात अगर मैं करूं यहाँ पर मिस्टर सुब्रमण्यम, तो हमने देखा है जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो काफी हद तक बढ़ी है पिछले कुछ समय में, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करीब 12 से 15% तक बढ़ी है पिछले क्वार्टर में। किस तरह से आपकी कंपनी के मार्जिन्स इससे इम्पैक्टेड होते हैं? तो जैसे कि आपने कहा, लगभग 12 से 15% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इन्फ्लेशन हुई है। उसको आप ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से आप एनालाइज करेंगे तो लगभग 300 बेसिस पॉइंट से 400 बेसिस पॉइंट्स की फर्क पड़ती है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से। उसको मिटिगेट करने के लिए हम 3-4 तरफ से हमारी कोशिश जारी है। एक तो जैसे हमने डिस्कस किया, प्राइस बढ़ा रहे हैं ग्रेजुअली। दूसरी तरफ से हम अपनी डिजाइन एफिशिएंसीज पे काफी फोकस कर रहे हैं। हर स्क्वायर फीट को कैसे बचाएं, स्क्वीज करें, जो कंस्ट्रक्शन एरिया टू कारपेट एरिया की रेशियो रहती है वो कैसे ऑप्टिमाइज करें। और तीसरी एरिया है जो प्रोक्योरमेंट और कॉन्ट्रैक्टिंग की, जो हमारी परचेसिंग फंक्शन है, उसमें कैसे कंसोलिडेट करें, फ्यूअर वेंडर्स के साथ हम डीपर रिलेशनशिप बनाएं और उससे हमें कुछ कॉस्ट बेनिफिट हो। ये तीनों एरिया में हम फोकस कर रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी जो 300 टू 400 बेसिस पॉइंट्स की मार्जिन इम्पैक्ट है उसको पूरी तरह से मिटिगेट हो जाएगी। लेकिन अब ये जो इन्फ्लेशन है ये धीरे धीरे इसका डाउनसाइड भी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो दूसरी स्टील है या दूसरी कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइस धीरे धीरे कुछ कम हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इससे सिचुएशन में कोई बदलाव आएगा आने वाले समय में? अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि जो रिसेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगाई है स्टील पे, उसके वजह से थोड़ी सॉफ्टनिंग आई है प्राइस में। वो कितनी देर तक टिकी रहेगी, यही ट्रेंड रहेगी या फिर से इन्फ्लेशन आएगी, उसमें वो काफी फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। डोमेस्टिक डिमांड पे, इंटरनेशनल सप्लाई पे। जैसे कि हम जानते हैं ये यूक्रेन वॉर की वजह से काफी सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुई हैं, चाइना से एक्सपोर्ट कम हुई है। तो ग्लोबल कमोडिटी जो डायनामिक्स है उस पर काफी क्लोज वॉच रखना पड़ेगा। अभी थोड़ी प्रीमेच्योर है ये कहने के लिए कि आगे जाके और इन्फ्लेशन बढ़ेगी या रफली मॉडरेट हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सुब्रमण्यम, समय निकालकर आज जीटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। महिंद्रा लाइफ के टॉप मैनेजमेंट यहाँ पर बताते हुए किस तरह कंपनी का बिजनेस चल रहा है और डिमांड आने वाले समय में बनी रहेगी जैसा वो बता रहे हैं। हालांकि सीजनल इम्पैक्ट ज़रूर कुछ पड़ता है इस तरह के बिजनेस में। चलिए नजर डालिए, वो करीब 395 के आसपास आज ट्रेड कर रहा है, 1% ऊपर। स्टॉक पर भी एक फंडामेंटल नजरिया ले लेते हैं। मेरे साथ मेरे खास मेहमान अविनाश गोरक्षकर जुड़ गए हैं। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत आपका। महिंद्रा लाइफ स्पेस पर क्या व्यू दे रहे हैं इस समय आप अपने क्लाइंट्स को? सौमित्र, मुझे लग रहा है कि देखिए, महिंद्रा लाइफ स्पेस महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है और रियल एस्टेट में काम करती है। हालांकि मार्च 22 का क्वार्टर इनके लिए अच्छा नहीं था, बट मेरे ख्याल से रियल एस्टेट सेक्टर में इनके जो प्रोजेक्ट्स है, जो प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन और विजिबिलिटी है, हमको लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा होगा। होपफुली इंटरेस्ट रेट्स की जो बढ़त आई है उसमें हो सकता है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इनके डिमांड पे हो, बट इनकी इन्वेंट्री और इनका जो प्रोजेक्ट का पाइपलाइन है वो काफी स्ट्रांग है। और मुझे लग रहा है कि अगर किसी को 12 to 15 मंथ या 18 मंथ का नजरिया लेना है तो क्वालिटी रियल एस्टेट कंपनी है। और रियल एस्टेट एक स्पेस हमको लग रहा है कि आने वाले साल में अच्छा पैसा कमाएगी, प्रोवाइडेड आपके पास उतना टाइम फ्रेम है। तो दिस इज डेफिनेटली अ गुड लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट शॉर्ट टर्म हो सकता है
कि स्टॉक में थोड़ी सी वोलेटिलिटी आपको देखने को मिले, क्योंकि मार्च के क्वार्टर के बाद मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कम से कम जून के क्वार्टर में ऑपरेशनल प्रॉफिट आए, क्योंकि मार्च के क्वार्टर में अदर इनकम से ही ज्यादातर पैसा बना था। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मार्जिन पिक्चर और परफॉर्मेंस थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। ओके, तो शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। आपको अगर फोकस करना है महिंद्रा लाइफ स्पेस पर, तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया अविनाश, समय निकालकर आज हमसे बात करने के लिए। चलिए